प्रीति के घर में सबकी हाइट लंबी थी, लेकिन प्रीति की हाइट बहुत छोटी थी। बचपन में प्रीति के भाई बहन उसका खूब मजाक बनाते थे। बचपन में तो ये बात मजाक में टाल दी गई, लेकिन जब प्रीति बड़ी होकर कॉलेज में आई तो वहाँ भी सब उसका मजाक बनाते थे। कोई प्रीति को उसका नाम लेकर बुलाते ही नहीं थे, सब उसे टिंगी बोलते थे। एक बार प्रीति अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने जाती है। घूमने के बाद वो लोग एक पार्क में खाना खाने आते हैं। तभी उन्हें एक कुआं नजर आता है। सारी लड़कियां कुएं के पास जाती है। प्रीति भी उनके साथ चली जाती है। इस कुएं को देखकर मुझे एक गेम याद आया। जो भी इस कुएं में से सबसे ज्यादा बाल्टी में पानी भरकर निकालेगा, उसे जीतने पर एक अच्छी कंपनी का सैंडल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन गेम शुरू होने से पहले मैं कुएं पर चढ़कर उसकी गहराई देखना चाहती हूँ। सुमन, कुएं की गहराई तुझे बाहर से भी दिख जाएगी, इसके लिए कुएं पर चढ़ने की क्या जरूरत है। सुमन प्रीति की बात नहीं सुनती है और कुएं के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करे। तभी प्रीति बोलती है, अरे कोई इसे बाहर निकालो। हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं प्रीति? वो खुद रस्सी पकड़कर बाहर नहीं आ सकती है क्या? अरे अंदर उसका दम घुट रहा होगा। अभी तक तो उसके नाक कान में ना जाने कितना पानी गया होगा। नहीं प्रीति, हम में से कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। तुमने उसे मना किया था तो भी उसने वो किया। अब इसमें हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? हम तो जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो इसे कुछ हो गया तो इसे कुएं में धक्का देने का इल्जाम हमारे ऊपर लग जाएगा। तुम सब ऐसा कैसे कर सकती हो? वो हमारी दोस्त है। सुन टिंगी, खुद जाकर निकाल। उसके बाद सारी लड़कियां वहां से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद प्रीति खुद रस्सी के सहारे कुएं के अंदर जाती है और जैसे तैसे सुमन को बाहर निकालती है। पेट के बल लिटाकर प्रीति सुमन के शरीर से सारा पानी बाहर निकालती है। फिर सुमन को होश आ जाता है। उसके बाद प्रीति सुमन को उसके घर छोड़ आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रीति को लड़के वाले देखने आते हैं। प्रीति लड़के वालों के सामने आती है। बहन जी, आपने तो बताया ही नहीं था कि आपकी बेटी कद में इतनी छोटी है। अरे मेरे बेटे को देखो, 6 फुट का और आपकी बेटी 4 फुट की। इन दोनों का कोई मेल है क्या? कद में क्या रखा है? मेरी बेटी में बहुत गुण हैं, पढ़ी लिखी है और घर के सारे काम भी आते हैं। नहीं नहीं, इससे अपने बेटी की शादी करवाई तो मेरी कहीं कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। चलो मान लिया, इंसानियत के नाते करा भी दिया। अगर इसकी तरह मेरे पोते पोती भी हो गई तो? नहीं नहीं, मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है। यहाँ से चल बेटा। वो औरत अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। सबसे बड़ी है, इसकी शादी नहीं होगी तब तक छोटी बेटी की शादी कैसे करवाऊंगी? उसकी तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इसकी वजह से उसकी शादी में देर हो रही है। माँ, आप परेशान मत हो, कभी न कभी मेरी शादी हो ही जाएगी। लेकिन कब? अरे इस गांव में तो तेरी शादी होना मुश्किल है। आसपास के गांव में भी देखती हूँ तो तुझे देखकर वो लोग शादी से मना कर देते हैं। मुझे तो लगता है अब तेरे बोने होने की बात आसपास के गांव में भी फैल गई होगी। मुझे पूरा यकीन है अब कोई तेरे से शादी नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, मैं पैसे कमाऊंगी और हम दोनों माँ बेटी एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। अच्छा, ये सब बातें बस सुनने में अच्छी लगती हैं। तेरी शादी नहीं हुई तो तेरी छोटी बहन से भी कोई शादी नहीं करेगा। इस तरह प्रीति की शादी नहीं हो पाने की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। अगले दिन प्रीति कॉलेज जाती है और कॉलेज में अनाउंसमेंट होता है कि जल्द ही कॉलेज में मॉडलिंग प्रतियोगिता होने वाली है। ये जानकर सारी लड़कियां बहुत खुश होती है और उनके साथ प्रीति भी बहुत खुश होती है। तू क्यों इतना खुश हो रही है? कहीं तूने ये तो नहीं सोचा है कि तू भी मॉडलिंग में हिस्सा लेगी? हाँ, क्यों, मैं नहीं ले सकती क्या मॉडलिंग में हिस्सा? अरे सुनो, टिंगी का दिमाग खराब हो गया है। चली मॉडलिंग में हिस्सा लेने। अरे मॉडलिंग सिर्फ लंबी लड़कियां कर सकती हैं, तू छोटी नहीं, बहुत छोटी है। मुझे तो लगता है 7 साल के बाद तेरी ग्रोथ होना ही रुक गई होगी। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया और मैंने तेरी बेइज्जती होने से बचा लिया।
इस बात के लिए चाहे तो तू मुझे थैंक यू बोल सकती है। प्रीति उदास होकर वहां से चली जाती है। रिया की बातों के बाद प्रीति मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से प्रीति को लड़के वाले देखने आते हैं। हमेशा की तरह फिर से लड़के वाले प्रीति की हाइट देखकर जाने लगते हैं। इस बार प्रीति की माँ लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगती है। ऐसा मत करिए, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बहुत सेवा करेगी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे आपकी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है ये बात अलग है, लेकिन मेरे घर के चूल्हे तक आपकी बेटी का हाथ जाएगा भी नहीं। मेरी बड़ी बहू इतनी लंबी खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह है। अगर मैंने इसकी शादी अपने दूसरे बेटे से की तो हर जगह मेरी थू-थू हो जाएगी। उसके बाद लड़के वाले चले जाते हैं। प्रीति की माँ रोने लगती है। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देख प्रीति को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर घर से बाहर चली जाती है। प्रीति एक नदी किनारे जाती है और नदी के कोने पर खड़ी होकर खुद में बोलती है, मैं अपनी माँ की रोने की वजह बन चुकी हूँ। मेरी वजह से माँ बहुत परेशान रहती है। इस नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रीति जैसे ही नदी में कूदने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाती है, पीछे से नीलू परी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें पता भी है आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। मेरी वजह से मेरी माँ हमेशा रोती रहती है। ऐसी जिंदगी जीकर मैं करूंगी भी क्या? मेरा मर जाना ही बेहतर है। पर ऐसा क्या हुआ? मेरा कद बहुत छोटा है, जिसकी वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं करता है। बस यही कारण है जो मेरी माँ को परेशान रखता है। इस वजह से तुम अपनी जान देने जा रही थी? तुम मेरे साथ परीलोक चलो। प्रीति नीलू परी के साथ परीलोक जाती है। नीलू परी प्रीति को परीलोक के जादुई 2 नदी के सैंडल के पास लेकर जाती है। प्रीति, यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, दोनों नदियों में जादुई सैंडल है। मुझे पता है तुम्हारी आर्थिक हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें पहली नदी के सैंडल से धन दौलत चाहिए या दूसरी नदी के सैंडल से लंबा कद। मुझे धन दौलत का कोई चाह नहीं है। मैं बस अपनी माँ की परेशानी दूर करना चाहती हूँ और मेरी माँ की परेशानी मेरा कद ही है, इसलिए आप मुझे दूसरी नदी के सैंडल दे दो। नीलू परी प्रीति को दूसरी नदी का सैंडल दे देती है। प्रीति, पहली नदी के सैंडल के बाद तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी माँ की परेशानी दूर करना चाहा। तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी के पास होनी चाहिए। मैंने तो पृथ्वी लोक पर ऐसी भी लड़कियां देखी है जो अपनी खुशी के आगे अपने परिवार के बारे में सोचती तक नहीं है। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो धन दौलत वाला सैंडल ही लेती। अब तुम्हें यहाँ पर बहुत वक्त हो गया है, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। उसके बाद नीलू परी प्रीति को उसके घर छोड़ देती है। उस वक्त प्रीति के घर पर कोई नहीं था। वो जादुई सैंडल पहनती है और जादुई सैंडल पहनते ही उसका कद 4 फुट से सीधा 5 फुट 7 इंच का हो जाता है। अपनी इतनी अच्छी खासी कद देख प्रीति बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद प्रीति की माँ बाजार से आ जाती है और वो प्रीति को देखकर हैरान रह जाती है। ये सब कैसे हुआ प्रीति? प्रीति जादुई सैंडल के बारे में अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब जानकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो कोई भी तुझसे शादी करने से मना नहीं करेगा। अगले दिन प्रीति कॉलेज जाती है और सारी लड़कियां उसे टकटकी लगाकर देखती रहती है। प्रीति प्रिंसिपल मैडम के पास जाती है। मैम, कल होने वाले मॉडलिंग प्रतियोगिता में मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूँ। उसके बाद प्रीति भी मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेती है। अगले दिन प्रतियोगिता में प्रीति जीत जाती है। उसके बाद वो रिया के पास जाती है। देखा रिया, मैं जीत गई। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरी हाइट अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई? मुझे भी बता, मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना। अच्छा, दोस्त है तू मेरी? वही दोस्त जो मुझे टिंगी बोलती रहती थी। अब मैं प्रतियोगिता जीत गई तो तू मेरे से दोस्ती बढ़ाना चाहती है।
मुझे तेरे से कोई दोस्ती नहीं करनी। और हाँ, मैं तुझे अपनी हाइट बढ़ाने का राज भी नहीं बताऊंगी। अब तो मेरे सामने तू ही छोटी लगती है। ये बोलकर मैं तेरा मजाक नहीं बना रही हूँ। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि किसी के कद को उल्टा सीधा बोलने से सामने वाले को बहुत ठेस पहुँचती है। उसके बाद प्रीति अपने घर चली जाती है। अगले महीने प्रीति के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है और प्रीति को देखकर लड़के वाले तुरंत हाँ कर देते हैं। कुछ महीनों बाद प्रीति की शादी उस लड़के से हो जाती है। प्रीति का नया परिवार बहुत अच्छा था और प्रीति उनके साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। बादलों में जादुई काजल और बाल का घर। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी, पर वो सारी परियां गंजी थी और ना ही उनकी आंखों में काजल था। ये देखकर उनमें एक सोन परी थी जो काफी ज्यादा हैरान रहती थी, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो भी उन्हीं की तरह गंजी और उसकी आंखों से भी काजल गायब था। एक दिन की बात है, वो मेनका परी के पास जाती है और सोन परी मेनका परी से इस बारे में पूछती है। हम सब परियां गंजी क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो ना ही हमारी आंखों में काजल है और ना ही हमारे सिर पर बाल है? अच्छा, तो तुम्हें ये बात जाननी है तो सुनो। ये बात बहुत समय पहले की है। जब तुम बहुत छोटी थी तब परीलोक में एक साधु आया था। नाम गोविंदा था। उसी ने हम सारी परियों को ये श्राप दिया था कि ना ही हम लोगों की आंखों में काजल रहेगा और ना ही हमारे सिर पर बाल, और तभी से हम लोग गंजे और हमारी आंखों में काजल नहीं है। पर उन्होंने हम लोगों को श्राप क्यों दिया था? इसकी क्या वजह थी? क्योंकि सारी परियां तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, पर फिर भी उन्होंने हमें श्राप दिया। आखिर क्यों? हाँ, पर क्योंकि तब हम सभी परियों को अपने काजल और अपने बालों पर बड़ा ही घमंड था और इसी वजह से उसने हमें ये श्राप दिया था। तो क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? क्या हम इससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे और हमेशा इसी तरह रहेंगे? मुझे नहीं पता। ये श्राप तो वही गोविंदा साधु ही दूर कर सकता है। यदि वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि हम लोगों को डर था कि वो दोबारा हमसे कुछ ना कहे। इसी वजह से हम लोग में से कोई भी उनके पास नहीं गया। पर हमें उनके पास जाना तो चाहिए था ना। शायद वो अब हमसे नाराज ना हो और वो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला दे। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है और किसी ने उन्हें क्यों नहीं ढूंढा। मैं उनका पता जरूर लगाऊंगी। यदि मुझे वो साधु मिल गए तो मैं उनसे कहूंगी कि वो हम लोगों को इस श्राप से मुक्त कर दे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ सोनपरी साधु गोविंदा को ढूंढने में लग जाती है। वो हर जगह साधु को ढूंढती है। वो पृथ्वीलोक से परीलोक तक सब तरफ उन्हें ढूंढने में लगी रहती थी, पर उसे साधु गोविंदा कहीं भी नहीं मिलता है और इस बात से सोनपरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और एक दिन सोनपरी बगीचे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर चांदनी परी आती है और सोनपरी को उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ सोनपरी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं तुम्हें, जब से मुझे पता लगा है कि हम लोगों की आंखों में काजल और सिर पर बाल क्यों नहीं है, तब से मैं उस साधु गोविंदा को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। मैं इस तरह नहीं जी सकती हूँ। हाँ, रहना तो कोई भी इस तरह नहीं चाहता है, क्योंकि जब तक परियों के उनके बाल नहीं मिलेंगे तब तक उनमें खूबसूरती नहीं आती है और वो बदसूरत लगती है। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते हैं? यदि हम सभी लोग मिलकर उस साधु गोविंदा को ढूंढें और उनसे कहें कि वो हमें इस श्राप से मुक्त कर दे, तो वो हमें जरूर इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत साल हो गए हैं और अब वो हम लोगों से गुस्सा नहीं होंगे। कह तो तुम एकदम ठीक रही हो। ठीक है, मैं बाकी परियों से इस बारे में बात करूंगी। यदि सारी परियां राजी हो जाती है तो हम सभी लोग साधु को ढूंढने चलेंगे।
यदि तुम्हारी योजना काम कर गई तो शायद हम लोगों को साधु के इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद चांदनी परी वहाँ से चली जाती है और बाकी परियों के पास आकर चांदनी परी सोन परी की बात उन लोगों को बताती है और चांदनी परी सारी परियों से कहती है, यदि हम लोगों के बाल और आँखों में काजल नहीं होगा तब तक हम परियों की सुंदरता अधूरी है। और सभी परियां भी इस बात से सहमत भी हो जाती है और फिर सभी परियां सोन परी के साथ साधु गोविंदा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सारी परियां अलग अलग क्षेत्रों में जाकर साधु गोविंदा को ढूंढती है और काफी दिनों तक ढूंढने पर उन सारी परियों की मेहनत रंग लाती है और उन्हें एक जंगल में साधु गोविंदा दिखाई देता है। मेनका परी सोन परी से कहती है, यही गोविंदा साधु है और तुम ही इनके पास जाओ, हमें तो इनसे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं अकेली ही इनके पास जाती हूँ। और ये कहकर सोन परी उस साधु गोविंदा के पास पहुँच जाती है। साधु गोविंदा के पास पहुँचने के बाद सोन परी साधु गोविंदा को प्रणाम करती है और फिर वो साधु गोविंदा से कहती है, मैं आपके पास कुछ विनती लेकर आई हूँ। यदि आप हमारी विनती सुन लेंगे तो आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा होगी। बताओ क्या विनती है? वैसे तुम हो कौन और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, आप मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि मैं परी लोक की सोन परी हूँ और मैं यहाँ पर आपसे सारी परियों और अपने आप को दिए हुए श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए आई हूँ जो अपने परी लोक के सारे परियों को दिया था। सोन परी की बात सुनकर साधु गोविंदा को याद आ जाता है कि उसने परी लोक की सारी परियों को श्राप दिया था कि ना ही उनके आँखों में काजल रहेगा और ना ही उनके सिर पर बाल रहेंगे। और उसी श्राप से अभी तक सारी परियां जूझ रही है। और गोविंदा साधु सोन परी से कहता है, क्या तुम अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ और भी परियां हैं? जी हाँ, मेरे साथ और भी परियां हैं, पर मैं आपके पास अकेली आई हूँ क्योंकि उन सभी परियों को आपसे डर लग रहा है कि यदि आपने उन्हें फिर से श्राप दे दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। तो तुम अकेली क्यों चली आई? मैं तुम्हें भी तो श्राप दे सकता हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आप बस उन परियों को इस श्राप से मुक्त कर दो। ये सुनकर गोविंदा साधु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोन परी से कहता है, उन सारी परियों को मेरे पास बुलाया जाए। इसके बाद सोन परी सारी परियों को बुलाती है और सारी परियां आकर साधु गोविंदा को नमन करती है। इसके बाद साधु गोविंदा उन परियों से कहता है, इस श्राप से मुक्ति तुम्हें सोन परी ही दिला पाएगी। और उसके बाद वो सारी बात उन परियों को बता देता है। साधु गोविंदा की बात सुनकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सभी परियां बादलों में आ जाती है। बादलों में आने के बाद सोन परी अपने जादू से बादलों में काजल और बाल का घर बना देती है, जिसे देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही वो बादलों में काजल और बालों का घर बनाती है, वैसे ही उसके बाल और आँखों में काजल आ जाता है और सारी परियां भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी भी आँखों में काजल और सिर पर बाल आ गए थे। तभी मेनका परी सोन परी के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोन परी। यदि तुमने आज ये काजल और बाल का घर नहीं बनाया होता तो हम लोगों के कभी भी आँखों में काजल और सिर पर बाल नहीं आते। तुम एक सच्ची परी हो। ये सुनकर सोन परी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि सभी परियों की आँखों में काजल और सिर पर बाल आ गए हैं और अब उसके पास बादलों में काजल और बाल के घर थे, जिससे अब कोई भी गंजा और किसी के पास भी काजल की कमी नहीं रहेगी।